नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन वीडियो का हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो संज्ञा रहेगा कि संज्ञा को देखते हुए हम यदि आगे बढ़े तो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण यह मुद्दा रहेगा। जैसे कि बात करें तो कि सबसे पहले तो हम अपना टॉपिक जो है वो देखें तो क्या है, संज्ञा। जो कहे तो अलग अलग सारी कक्षाओं में, छठी कक्षा कहे, सातवीं कहे, आठवीं कहे, सभी कक्षाओं में संज्ञा जो है उनका पढ़ना, उनका ध्यान में रखना है, जरूरी होता है। तो इसी तरह आज हम जो बात करेंगे कि सामान्य तौर पर तो संज्ञा को हम जानते हैं। संज्ञा यानी उनका सामान्य अर्थ देखें तो क्या होगा, नाम। कि व्याकरण की भाषा में नाम को है वो संज्ञा कहा जाता है। यह उनका सबसे सरल अर्थ है। व्याख्या के साथ भी हम आगे बढ़ेंगे, पर यह हमारा वीडियो लेक्चर जो है इसके जरिए पहले तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है कि एक तो एक नोटबुक है, पेन है और आपके कक्षा की टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक जो है वो साथ में रखकर बैठना है। और उसमें यह संज्ञा का भाग जो है वो दिया गया है। छठी क्लास में कहे तो पहले चैप्टर के बाद दिया गया है, और सातवीं की ओर देखे तो उसमें दूसरे चैप्टर के बाद कहे तीसरे चैप्टर के बाद, जो कि 16 पेज नंबर पर दिया गया है। तो उस अनुसार बुक भी साथ में रखिए, और मैं जो बोर्ड पर लिखते जा रहा हूँ वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हुए साथ ही में जो नोटबुक और पेन रखी है तो उसमें भी नोट डाउन कर देगा, क्योंकि व्याकरण के भाग में भी ये सारे टॉपिक है वो हमें लिखने होंगे। तो इस तरह ये संज्ञा जो है, अब देखें तो संज्ञा किसे कहेंगे। संज्ञा की क्या व्याख्या रहेगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, लिखते जा रहा हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आप कुछ समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, उन सभी के बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे उदाहरण के साथ, तो यह उनकी व्याख्या हुई, इसे संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले तो क्या कहे कि हिमालय ऊंचा पर्वत है, यह हम उदाहरण के तौर पर ले तो क्या होगा कि हिमालय ऊंचा पहाड़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय जो है वो एक स्थान दर्शाता है, इनके कारण क्या हुआ, वो संज्ञा हुई। यह तो कहे कि निर्मल जो है वो निर्मल अच्छा लड़का है। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, यहाँ पर निर्मल जो है वो भी एक संज्ञा ही हुआ। कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, भाव हो, उन सभी को है वो संज्ञा कहते हैं। कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। इसके बाद एक उदाहरण देखें तो कि आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो यहाँ पर बिल्ली जो है वो होगा कि बिल्ली सारा दूध पी गई। तो इस प्रकार यह हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो संज्ञा रहेगा। अब उनके प्रकार के साथ भी हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 प्रकार दिए गए हैं, पर देखें तो
इनके अलावा भी 2 प्रकार है वो रख सकते हैं, पर मुख्य रूप से कहे तो 3 दिए गए, जो कि यहाँ हम इस वीडियो के जरिए हम 2 प्रकारों तक ही आगे बढ़ने वाले हैं। कौन सा प्रकार है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा और दूसरा रहेगा जातिवाचक संज्ञा। पर उसके पहले आप यहाँ पर लिखा हुआ संज्ञा की व्याख्या है, उनके उदाहरण है, साथ में यह अंडरलाइन भी, तो वो भी कर लीजिए और वो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो फेसबुक रहेगी उसी के अंतर्गत भी ये सब कुछ है, हमें नोट करना है, लिखना है। ठीक है, तो वो एक बार आप नोट डाउन करिए। इसके बाद लिख लेने के बाद अब इसे मैं निकाल रहा हूँ और जल्दी भी हमें रहेगी, क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो हमारा वाक्यों के सहारे हम आगे बढ़ेंगे, जिनमें क्या है कि उदाहरण में से अलग अलग वाक्य लिख रहा हूँ। कौन सा है कि आशा विमान चलाती है, आशा विमान चलाती है, एक यह वाक्य दिया है। फिर दूसरा जो है कि नर्मदा गुजरात की, क्या है? नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। इस प्रकार ये दूसरा वाक्य है। तीसरा देखें तो हिमालय भारत का ऊंचा पर्वत है, हिमालय भारत का ऊंचा पर्वत है। ठीक है, उसके बाद देखें चौथा वाक्य दो कि नीम गुणकारी पेड़ है, नीम गुणकारी पेड़ है। ठीक है, इस प्रकार कुल मिलाकर ये 4 वाक्य है और यहाँ पर मैं रखता हूँ। अब उसमें क्या हमें देखना है कि सबसे पहले यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, यह है और यह, यानी कि देखें तो पहले 4 शब्द जो है उसे लेकर हम देखें तो क्या होगा कि यह चारों जो है वो एक संज्ञा है कि आशा है, नर्मदा है, हिमालय है और नीम है, जो किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत, एक ये व्यक्ति के रूप में है। ठीक है, ये नदी के रूप में है, ये पर्वत के रूप में है और ये पेड़ के रूप में। कोई खास नदी, व्यक्ति, पर्वत और पेड़ के लिए बता रहे हैं। पेड़ यानी कि नीम, पर्वत यानी कि हिमालय, नदी यानी कि नर्मदा और व्यक्ति यानी कि आशा। उन सभी का अर्थ है हमने कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर है वो तय कर दिया है, जिनके कारण ये क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इस तरह अब हमारी व्याख्या क्या रहेगी कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले, सूचित करने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझे? किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे? कि जो किसी खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि को
जो सूचित करती है, ऐसी संज्ञा जो है वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यह रहेगा एक कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, प्राणी हो, कि जैसे हमने पहले देखा था, हमने बिल्ली सारा दूध पी गई, तो उसमें क्या होगा कि बिल्ली है वो एक प्राणी के लिए, प्राणी यानी कि कोई भी जीव को, पशु को ले सकते हैं। स्थान हिमालय है, ये तो कहे कि जामनगर गुजरात का एक भाग है, तो जामनगर हुआ, वो भी क्या हुआ? स्थानवाचक, पर वो व्यक्तिवाचक में आएगा कि कोई भी व्यक्ति हो, प्राणी हो, स्थान हो, उनको सूचित कराना है, यानी उनका बोध कराते कि ये शब्द तो इसके लिए है। तो बहुत सारी संज्ञाएं हैं, वो कैसी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है, तो यह चारों उनके जो उदाहरण है वो साथ में ये अंडरलाइन की हुई है, रेखा की हुई है, और फिर उनकी व्याख्या दी गई है। तो आपको व्याकरण की बुक में भी जब लिखना शुरू करें तब भी इसी प्रकार से लिखना है कि या तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले यहाँ नाम देकर पहला प्रकार जो है क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसा नाम देकर फिर ये लिख सकते हैं उदाहरण। ऐसा करते हुए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 उदाहरण, फिर इनकी ये व्याख्या हुई। तो इस तरह यह पहला हमारा रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो पहला प्रकार है। ये शॉर्ट में ही है थोड़ा, इसलिए चाहता हूँ कि ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर जाके हम दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 आध मिनट में जल्दी से सब है ये नोट कर लीजिए। साथ में जो बुक और पेन रखा है वो रखना ही है। जब कुछ भी ऐसी बात में बोलने में भी यदि कह रहा होता हो, समझा रहा होता हो, तो वो भी आप साइड में कहीं पर नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा भाग रहेगा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम दूसरे प्रकार की ओर अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो खास ध्यान रखिएगा, है आसान सा ही, पर एक बात यदि ध्यान रखकर समझा होगा तो फिर वापस देखने की या तो वापस समझने की जरूरत है वो नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ से फिर से ही हम दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या हमारा अब दूसरा मुख्य प्रकार जो है हमारा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। उसमें भी उदाहरण के साथ हम आगे बढ़े। उदाहरण में पहला जो है क्या देखेंगे हम कि हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के सैनिक बहादुर है, बहादुर है। ठीक है, दूसरा देखे तो क्या है कि हमारी गाय का नाम गौरी है, हमारी गाय का नाम क्या? गौरी है। दूसरा वाक्य है। तीसरा रहेगा नदी को लोक माता कहते हैं, नदी को लोक माता कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद चौथा हमारा यह अंतिम वाक्य देखे तो कुत्ता वफादार प्राणी है, वफादार प्राणी है। तो इन सभी में देखें तो यह जातिवाचक संज्ञा के सारे उदाहरण है। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा होगा? सैनिक, के हमारे देश के सैनिक बहादुर। सैनिक यानी कि कोई एक के लिए नहीं कहा गया है, सैनिकों में पूरे सैनिकों का सारा झुंड जो है, पूरा जुट जो है वो आ जाता है। इसी तरह कहे तो गाय, गाय जो है वो भी क्या है?
कि गाय से कोई एक गाय का नाम हम नहीं ले सकते। गाय में तो सभी गायों का नाम आ जाता है। हालांकि यहाँ भले वाक्य इस तरह दिया गया, हमारी गाय का नाम गौरी है, तो गौरी भी देखे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और सिर्फ गाय शब्द को देखे तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। तो इस तरह हम जातिवाचक के लिए देख रहे हैं, इसलिए वहां अंडरलाइन करना है। इसके बाद देखें तो नदी, तो वो भी क्या होगा कि नदी तो कई सारी है, गंगा है, जमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, या तो नर्मदा कहे, कावेरी कहे, कई सारी नदियां हैं, पर सभी नदी को लोक माता कहते हैं। इसलिए नदी है वो सारी उनकी जाति को दर्शाता है, इसलिए वो हुआ। फिर कुत्ता, तो कुत्ते भी कई सारे होते हैं, तो उसे भी हम है वो जातिवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस तरह ये 4 उदाहरण है यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसके आधार पर हमें यह जातिवाचक संज्ञा है वो समझनी है। अब उनकी व्याख्या देखें तो, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हो, जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, यह इनकी व्याख्या हो गई कि जो शब्द है, जैसे कि दिखा सैनिक है, गाय है, नदी है, कुत्ता है, कि जो शब्द उनकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। कुत्ता यानी कि कुत्ते की सारी जाति आ गई, गाय आ गई, सैनिक की, नदी की। तो ये तो कहे कि पर्वत है वो ऊंचा होता है, ठीक है, तो पर्वत की पूरी जाति आ गई। या तो मनुष्य है वो समझदार प्राणी है, तो मनुष्य में उनकी सारी जाति आ गई। तो इसी तरह कई सारे उदाहरण तो ले सकते हैं, पर मुख्य उनकी व्याख्या के अनुसार ये क्या रहेगा कि जो शब्द उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ये सरल सा ही भाग है, और एक बार ध्यान रखिए आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह भी आप है एक बार नोट कर लीजिए, सारा बुक के एक भाग में है वो लिख लीजिए। उसी के बाद हम हमारे आगे की भाग की ओर है वो बढ़ रहे हैं, जिनमें अब क्या रहेगा मुख्य कि एक तो है वो मैं तुम्हें थोड़े से शब्द दूंगा जिसे आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है वो भाग बनाने हैं। पूरे कोष्टक बनाकर उसे उस भाग में होमवर्क के तौर पर यह भाग पूरा होने के बाद ही जोड़ देना है। ठीक है, पर पहले तो यह जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं रफ ही कर रहा हूँ, उसी के ही पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर दिए गए शब्द है, उसे क्या करना है कि मैं पहले व्याख्या उनके लिए सूचना भी है वो लिख देता हूँ। आपको क्या करना है कि वीडियो को संज्ञा को विशेष रूप से समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो की ओर ले जा रहा हूँ, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, संज्ञा। बच्चों, आज हम संज्ञा के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, भाववाचक संज्ञा की रचना। विद्यार्थीगण, आओ इस गद्य को पढ़ें और सुनें। दक्षिण भारतीय राज्य केरल के
14 जिलों में से एक कोल्लम भी है। यह भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में तमिलनाडु है। मैदान, पर्वत, झील, लैगून, जंगल, खेत और नदियां कोल्लम को प्राकृतिक रूप से समृद्ध करती हैं। गद्यांश में शब्द विशिष्ट स्थान, विशिष्ट नाम, दिशाएं और अन्य नामों के बारे में बताते हैं। व्याकरण में ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय हो सकती है। संज्ञा शब्द विशेषण के साथ विशेष्य का कार्य करते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐरावत अत्यंत विशाल एवं अद्भुत हाथी था। यहाँ ऐरावत हाथी का नाम है, इसलिए ऐरावत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है, आदि। नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक, दिशा, दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा। यहाँ दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आओ सुने। हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। इस वाक्य में रंगीन शब्द कक्षा, स्थान और छात्र प्राणी की संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणी, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। स्थान, आज डाकघर में हड़ताल है। वस्तु, कपड़े उठाकर ठीक से रखो। अध्यापक, वकील, बारिश, आंधी, सोना, चांदी आदि भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। इस वाक्य में अहिंसा एक भाव है, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे न्याय। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस जैसे सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके विपरीत जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है।